हेलो, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड। फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस समय हम लोग चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th। फिजिक्स क्लास 12th का नया बैच आरबीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। इस बैच के बारे में पहले मैं आपको 2 मिनट के अंदर, बहुत ही शॉर्ट के अंदर इस बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम लोग आज से YouTube के ऊपर लाइव क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड होंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। सप्ताह के अंदर 5 दिन आपकी क्लास होगी, मंगलवार से लेके शनिवार तक। ठीक है, संडे को आप उसका रिवीजन करेंगे और मंडे को आपको, हर मंडे को आपको उसका टेस्ट देना है। जितना भी आपका जो भी 7 दिन 5 दिन के अंदर जो क्लासेज हुई है, पर डे 1 घंटे की आपकी क्लास होगी। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पर डे की वीडियोज पर डे देखें। और ये जो वीडियोज है आपके पास बोर्ड एग्जाम तक, जब तक बोर्ड के एग्जाम होंगे, जब तक आपके पास सेव रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज की क्लास किसी की मिस हो गई तो कल नहीं पढ़ सकता है, इस हिसाब से। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिलेबस का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू वगैरह बता देता हूं। और इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमने रखी है। कुछ दिन तक आपको इस YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पर ये जो फ्री वीडियोज है ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को अगर ये फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो इस कंप्लीट कोर्स की जो हमने बिल्कुल लिमिटेड फीस रखी है वो रखी है ओनली 1100 रुपये। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशंस ले लिए हैं राजस्थान से। ठीक है, और अगर आप लोगों को भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो 8875919545 इस नंबर को आप सेव कर लें। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ये फीस जमा करवा के आप अपना कोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को डेली ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आपको पर डे प्राइवेट वीडियोज की लिंक मिलेगी। और वो लिंक अगर आप किसी और को सेंड कर देते तो आपकी क्लास बंद हो जाएगी और उसके चल जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आपको जो लिंक्स प्रोवाइड करवाई जाती है वो आप आगे किसी को शेयर ना करें। चलिए, पूरे अच्छे दिल से 26 जनवरी तक आप लोगों का जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। इस फिजिक्स क्लास 12th के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है नया 2022 का जो एग्जाम होगा आपका फिजिक्स का, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। और जब भी आप क्लास ज्वाइन करें एक रफ रजिस्टर पास में रखें, उसमें नोट्स वगैरह साथ साथ में लिखते जाएं। आज से ही साथ साथ में लिखते जाएं, आपको जो भी समझ में आ रहा है सारा कुछ। और कुछ भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, फोटो खींच के पेज पे लिख के। वैसे आपको PDF नोट्स भी अलग से प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो इस फिजिक्स के अंदर आपके टोटल फिजिक्स पार्ट 1 और फिजिक्स पार्ट 2 इस टाइप से टोटल 9 यूनिट्स है। दोनों बुक्स के अंदर टोटल 9 यूनिट्स हैं। यूनिट्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 यूनिट्स है। चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो टोटल 14 चैप्टर हैं, तो यूनिट्स जो है वो 9 यूनिट्स है। 9 यूनिट्स है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये टोटल 9 यूनिट्स आप लोगों की यहाँ पर हमारे फिजिक्स के अंदर है इस बार। और किसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, क्या मार्किंग स्कीम है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है हमारे। फर्स्ट यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर 2 चैप्टर है, 1 एंड 2। सेकेंड यूनिट के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3। थर्ड यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 4 एंड 5। फोर्थ यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर है चैप्टर नंबर 8। ये सारा जो पोर्शन है ये 5 यूनिट का, ये आपका फिजिक्स फर्स्ट का पोर्शन है। यहां तक 5 यूनिट जो है वो फिजिक्स फर्स्ट की बुक के अंदर है। और यहां पर आपके जो चैप्टर है 6th यूनिट में वो 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। यहाँ चैप्टर 11, इसमें है 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर, और इसके अंदर है चैप्टर नंबर 14। इस टाइप से आपका जो क्लासिफिकेशन है आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा पैटर्न है वो किस टाइप से है। यहाँ पर 1 से ये जो है ये सारी ये फिजिक्स फर्स्ट है, ये वाली जो है वो है फिजिक्स फर्स्ट, और ये वाली जो है वो है फिजिक्स सेकंड।
अब मार्किंग की बात करें तो मार्किंग का पैटर्न आपका ऐसा रहेगा कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, उसमें से 56 नंबर का 56 मार्क्स का जो है वो आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा, जो थ्योरी एग्जाम होता है 3.25 घंटे का वो रहेगा, प्लस 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल्स के जाएंगे और 14 नंबर जो है आपके स्कूल से सेशनल के जाएंगे। इस टाइप से फिजिक्स फर्स्ट जो है वो टोटल बेटा 28 मार्क्स की है। कितनी है? 28 मार्क्स। और फिजिक्स सेकंड भी जो है वो है 28 मार्क्स। और इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए अगर आप लोगों को ने 11th क्लास में कभी पढ़े हो डिफरेंशिएशन, अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन, वेक्टर, सदिश और डायमेंशन, विमा, अगर ये बेसिक के टॉपिक्स आपके क्लियर है तो आप इस कोर्स को इजीली पढ़ सकते हैं 12th फिजिक्स को। इस सब्जेक्ट का बेटा एक स्टैंडर्ड है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और वो हमेशा आप लोगों को भी मेंटेन करके चलना है तो आप लोग लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। नहीं तो ये सब्जेक्ट शायद कहने की जरूरत नहीं है क्या, जो इसकी जो क्वालिटी है वो क्या है क्या नहीं है वो सब आप लोगों को पता है। तो अगर आपको ये बेसिक की वीडियोस चाहिए तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़े हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। चलिए अब मैं आपको चैप्टर वाइज आपको जो मार्किंग स्कीम है वो बता देता हूँ। अब आपको पता चल गया टोटल 9 यूनिट्स हैं और 14 हमारे चैप्टर है। जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा वो 4 नंबर का है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसका अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी मेरे पास में रखा है। ये बोर्ड द्वारा जो इस बार जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग है, कोई पुराना स्कीम नहीं है। ठीक है, पहला अब ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ये पार्ट नंबर है, पार्ट संख्या, और ये है यूनिट, इकाई कौन सी है, इस हिसाब से पता चल रहा होगा आप लोगों को। पहला जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है, दूसरा जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है। इसका मतलब पहली जो यूनिट हो गई वो हमारी टोटल हो गई 7 नंबर की। कितनी हो गई? 7 नंबर की यूनिट हो गई पहली यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर है, पहला और दूसरा, और ये डिटेल क्लासिफिकेशन है। तीसरा जो चैप्टर है बेटा वो आपके 5 नंबर का है, इसमें एक ही चैप्टर है। इसका मतलब ये जो सेकंड यूनिट है वो भी कितने नंबर की हो गई हमारे? 5 नंबर की हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो 4 है वो 4 नंबर का है, चैप्टर नंबर 5 3 नंबर का है। इसका मतलब जो यूनिट नंबर 3 है वो भी हमारे कितने नंबर की हो गई? 7 नंबर की हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 6, यहाँ से 3 नंबर का चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी 4 नंबर का है। इसका मतलब यूनिट नंबर 4 जो है वो भी 7 नंबर की हो गई। चैप्टर नंबर जो 8 है, यूनिट नंबर 5, एक छोटा सा चैप्टर है, आधे घंटे का चैप्टर है, जिसको हम 2 घंटे में पढ़ेंगे क्योंकि हमें हर चैप्टर की जो है वो रेस्पेक्ट करनी है। और ये 2 ही नंबर का चैप्टर है। इसका मतलब ये जो यूनिट है वो 2 नंबर की हो गई। अब आप यहाँ पे गिन सकते हैं, देखो 7 7 7 21 21 और 5 26 और 2 28, यानी फिजिक्स फर्स्ट जो है इस टाइप से आपकी 28 मार्क्स की है। अगर फिजिक्स में 90 95 100 नंबर लाने हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। पिछले साल भी मुझे याद है, आज ही हमने डाटा निकाला है, 378 स्टूडेंट्स को हमने पूरे राजस्थान के अंदर पढ़ाया था पिछले साल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। 378 स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया था, 378 स्टूडेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया। वो तो रिजल्ट एग्जाम का ऐसा आया कि एग्जाम में नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन वो बच्चे फिजिक्स को आज भी याद करते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा फिजिक्स फर्स्ट का जो है वो क्लासिफिकेशन है। 9th जो चैप्टर है वो आपका 7 नंबर का है बेटा, और 10th जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। इसका मतलब यूनिट नंबर 6 जो है वो सबसे बड़ी हो गई 12 नंबर की। 12 मार्क्स की जो यूनिट है वो अकेली यूनिट 12 नंबर लेके बैठी है ये वाली। ठीक है, अभी चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा आपको बताता हूँ। 11th जो चैप्टर है हमारे पास में यहाँ पर, जो 11th चैप्टर है वो 4 नंबर का है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला ऑप्टिक्स है 12 नंबर का। इसका मतलब यूनिट नंबर जो 7 है वो 4 नंबर की हो गई हमारी। यहाँ पर जो 8th यूनिट जो है वो 12th जो चैप्टर है वो 3 नंबर का है। 13 चैप्टर भी 3 मार्क्स का है। इसका मतलब यूनिट नंबर 8 जो है वो 6 मार्क्स की हो गई यहाँ पर हमारे। और ये जो चैप्टर नंबर 14 है, माय वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, ये भी 6 नंबर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर है, और इसका मतलब ये यूनिट भी 6 मार्क्स की हो गई। इस टाइप से आप यहाँ पे काउंट कर लो, देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। इसका मतलब ये फिजिक्स सेकंड भी हमारी जो है वो 28 मार्क्स की हो गई। मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। डोंट टेक इट एज ए फॉर्मेलिटी, इसको फॉर्मेलिटी के थ्रू नहीं लेना है आप लोगों को। ठीक है,
वीडियो को पॉज करो, अच्छे से इसको नोट करो, फिर मैं आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर्स के बारे में बताता हूं, कौन सा चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कहां से न्यूमेरिकल आएगा, कितने प्रश्न आएंगे। उसके बाद में मैं आपको जो चैप्टर नंबर 1 से जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। अब एक ऐसे प्रश्न का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं जिसका आंसर आप कब से सुनना चाह रहे हैं। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऐसा हर स्टूडेंट मुझे देखो 10-12 साल हो गए हैं बेटा पढ़ाते हुए फिजिक्स, इसी सब्जेक्ट के साथ में बड़ा हुआ हूँ मैं, यूँ समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी आते आते हर स्टूडेंट ये मन में एक ही क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि सर न्यूमेरिकल किधर से आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो है सिलेबस उसमें 12 नंबर के न्यूमेरिकल आपके डिसाइडेड हैं। 12 मार्क्स के जो है 56 में से 12 नंबर के जो है आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। किस किस चैप्टर से आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये रहा यहां पर न्यूमेरिकल छुपा हुआ, यहां पर आएगा न्यूमेरिकल, यहां पर आएगा न्यूमेरिकल, उसके बाद में यहां पर आएगा न्यूमेरिकल, यहां पर आएगा न्यूमेरिकल और यहां पर आएगा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल्स इन चैप्टर्स में से आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 10, 11 एंड 13 इन चैप्टर्स से आपके न्यूमेरिकल आएंगे, फिक्स है ये। और टोटल जो बोर्ड के अंदर जो है 30 प्रश्न आपके आते हैं। उसके लिए आपको धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा। एक एक नंबर के 13 सवाल आएंगे। एमसीक्यूज अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि एमसीक्यू इस बार आएंगे, और मैं कह देता हूं इस बार ना तो बोर्ड के एग्जाम रद्द होंगे और ना ही कोई बात, और एमसीक्यूज नहीं आएंगे आपके, मैं आपको बता देता हूं। और अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम उनको भी ऐड कर देंगे। अभी तक 30 क्वेश्चंस का जो है वो प्रायोरिटी है। 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के भी 3 क्वेश्चन आएंगे। 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। 1-1 नंबर के 13 क्वेश्चन आएंगे। इस टाइप का जो पैटर्न है, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। फिलहाल मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बता दिया, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अब बड़े बड़े प्रश्न कहां से आएंगे, 4-4 नंबर के प्रश्न कहां से आएंगे। एक तो आएगा यहां से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक तो यहां से, एक आएगा यहां से लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका यहां से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका यहां से। और ये वाला और ये वाला इंटरनल चलेगा। जैसे ये 4 मार्क्स का है तो वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा उस हिसाब से उसका। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, या वैसे या लॉन्ग का मतलब 3 नंबर 4 नंबर दोनों है। लॉन्ग जो मैंने लिखा है इसका मतलब 3 नंबर का 4 नंबर का, ठीक है। यहां से भी फिर एक लॉन्ग लिख ही लो, ऐसा करो, ठीक है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहां से, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन। यानी 2-3 तो हो गए 3-3 नंबर के, और 3 ही हो गए 4-4 नंबर के। अब वो भी मैं आपको बता देता हूं कहां से 4 का आएगा, कहां से 3 का आएगा। यहां से आएगा 4 नंबर का प्रश्न, और वो आएगा क्वेश्चन नंबर 28 बोर्ड के एग्जाम के अंदर। उसका अभी डिटेल्स में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। 30 प्रश्न आएंगे ना, उसमें से 28वां सवाल आएगा। हर पैटर्न फिक्स है बेटा, हर पैटर्न फिक्स है यहाँ पर, ठीक है ना। ये 7 नंबर ऐसा आएगा, पहला सवाल यहां से आएगा तीसरे चैप्टर से, विभव वाले चैप्टर से, पोटेंशियल वाले चैप्टर से। एक आएगा क्वेश्चन नंबर 14 न्यूमेरिकल आएगा, वो भी इधर से आएगा, कैपेसिटर वाले चैप्टर से या पोटेंशियल वाले चैप्टर से, वो जो मिक्स चैप्टर है। और 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 28 नंबर क्वेश्चन, वो आएगा इधर गाउस के नियम से, गॉस लॉ में से। इस टाइप से पैटर्न फिक्स है। यानी 4 नंबर का एक हो गया यहाँ पे, एक 4 नंबर का आएगा आपके यहाँ पे 4 मार्क्स का, और एक 4 नंबर का आएगा यहाँ पे। ये 4-4 नंबर के प्रश्न का क्लासिफिकेशन है। रही बात 3-3 नंबर की, तो एक 3 नंबर का प्रश्न यहाँ आएगा, एक 3 नंबर का प्रश्न यहाँ आएगा, और एक 3 नंबर का प्रश्न यहाँ आएगा। इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता सकता, और शायद अब जरूरत भी नहीं है। इससे ज़्यादा आप वीडियो को पॉज करते रहें और साथ साथ में लिखते जाएं। यही वो चीज़ें हैं जो हमें जाननी जरूरी है। ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 हेडिंग लगाई, चैप्टर शुरू हो गया, पता ही नहीं कहाँ से सवाल आएगा, क्या आएगा। आपने सब लोगों ने अपनी अपनी स्कूल्स में पढ़ लिए होंगे, आवेश किसे कहते हैं, चार्ज किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज बताओ। जिंदगी में कभी उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता देना बेटा। हालांकि हम भी वो सब चीजें पढ़ेंगे, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, बट
हर क्वेश्चन की कैटेगरी फिक्स है, चैप्टर वाइज कैटेगरी जो है वो मैंने आपको बता दी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अगर आपको फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर है 8875919545, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 1100 रुपये फीस भरो और इससे लिमिटेड फीस में आपको 100 नंबर की गारंटी के साथ में कोई नहीं पढ़ा सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, पानी पी लीजिए, रफ रजिस्टर फेयर रजिस्टर डाल दीजिए। बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देता हूं। फिजिक्स वर्ल्ड कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जोधपुर राजस्थान के अंदर। मेरा नाम श्रेयांश प्रजापति, अधिकतर लोग जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को पता है यूनिट 1 जो है फिजिक्स की, उसके अंदर 2 चैप्टर है बेटा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का नाम है आवेश और विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये चैप्टर का नाम है। और ये वाला जो है वो 4 नंबर का और ये वाला 3 नंबर का, टोटल 7 नंबर की यूनिट हो गई। अब इस 7 नंबर का क्या क्लासिफिकेशन है वो आपको बता देता हूं। 1 + 2 + 4 अपॉन 4, 1 + 2 + 4 अपॉन 4। ये 4 अपॉन 4 को ऐसा नहीं 4 से 4 काट दो, 1 आ गया सर, मतलब अथवा में क्वेश्चन आएगा, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आएगा, पहला प्रश्न आएगा। क्वेश्चन नंबर बोर्ड में कौन सा आएगा इस यूनिट से, ये चीजें हमें पता होनी बहुत ही जरूरी है कोर्स शुरू करने से पहले चैप्टर वाइज, ताकि हमें अभी इसमें जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे ना आपको वैसे वैसे बताता जाऊंगा। अभी मैंने यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए यूनिट 1 के बारे में ही बता रहा हूं, ताकि हमें पता रहेगा। कोई बच्चा पहले यूनिट ही पढ़ के गया तो उसको पता है क्वेश्चन नंबर 1 कर, 14 कर, 28 कर, खत्म। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आएगा 30 में से पहला, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 28, एंड दिस विल बी द न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस यूनिट, दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, यहां से आएगा न्यूमेरिकल, समझ गए। यानी कि पहले चैप्टर से सीधा सीधा एक प्रश्न आएगा, वो आएगा 4 नंबर का, और टोटल आपके 6 डेरिवेशन है पहले चैप्टर के अंदर। पहले चैप्टर के अंदर टोटल 6 डेरिवेशंस हैं और 5 परिभाषा है, 5 डेफिनेशन है। देखो मैं आपको बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 में 6 तो डेरिवेशन, 5 परिभाषा और 1 नियम, गाउस का नियम, गॉस लॉ, 5 डेफिनेशंस। 5 भी कौन कौन सी है बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 5 डेफिनेशन में से एक आएगी। प्लस 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो डेरिवेशंस हैं हमारे, कौन कौन से हैं बता देता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिए होंगे, एक तो अक्ष वाला, निरक्ष वाला, एक्सिस इक्वेटोरियल, एक वायर वाला, तार वाला, एक परत पट्टी का चादर, शीट वाला, प्लेट वाला, और एक है स्पेयर वाला, गोले वाला। इस टाइप से हमारे सारे डेरिवेशंस हैं, वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यहां पर 3 नंबर का क्लासिफिकेशन क्या है, 1 नंबर का छोटा सवाल और 2 नंबर का न्यूमेरिकल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 1 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 जो है उसका जो नाम है वो है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आपको पर डे अपना डाटा बचा के रखना है, क्लासेस लेनी है 1 घंटे की जो डेली क्लास होती है वो। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका की कंटेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मेन जो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चंस कौन से आएंगे, चैप्टर तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आवेश किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज, अभी पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, टेंशन मत करो, ठीक है ना। लेकिन पहले हमें वो चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। तो इस चैप्टर में कौन कौन सी डेफिनेशंस आएगी वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं ऐसे वर्बली एक बार फिर से बता देता हूं कि 5 परिभाषा, हेडिंग आप नोट करते जाएं। इन सब की पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 5 तो है डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर। एक नियम है जिसे गाउस का नियम कहते हैं, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम आगे जाके और आएगा। इलेक्ट्रिक मतलब ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस यूनिट नंबर 1 का जो नाम है यूनिट का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युतिकी, आवेश जो है वो स्थिर है। अभी बताता हूं कैसा क्या स्थिर है क्या नहीं, ये सारी चीजें बताता हूं आपको कंप्लीट। हमारा माइंड सेट हो गया है, हमें इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन उठाना है सीधा सीधा, बस
हमारा माइंड सेट है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि हमें इस चैप्टर नंबर 1 में यूं नहीं कि यूं मतलब एक समुद्र है, हम चल रहे हैं, डूब रहे हैं, कब किनारा आएगा, क्या होगा पता नहीं, भगवान इससे अच्छा डूब जाऊं, ऐसा नहीं। हमें पता है, हमारा माइंड सेट है। इस बार बोर्ड के अंदर फिजिक्स का जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 इस चैप्टर से आएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। 28वां सवाल आएगा 4 नंबर का। वो कहाँ से बैठेगा? 6 डेरिवेशन, 4 परिभाषा, 5 परिभाषा और 1 नियम, यानी कि 6 डेरिवेशन, 5 डेफिनेशन और 1 लॉ। ये इसके इर्द गिर्द हमारा चैप्टर जो है वो सराउंडिंग चलता रहेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। कल भी फिजिक्स का एग्जाम है, कल 17 अगस्त है, तो कल भी फिजिक्स का एग्जाम है बेटा। वो जो इस साल जो प्रमोट होके आए हैं, जिनको फर्जी तरीके से ऐसे ही समझ गए ठीक है ना, मार्क्स वार्क्स मिल गए, उसके अलावा जो बच गए थे बच्चे प्राइवेट वाले और जिनको इससे प्रॉब्लम थी, अपने परसेंटेज कम थे, सुधार के लिए जो एग्जाम है वो कल है 17 अगस्त को, ठीक है ना। तो उसका पेपर भी मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, इधर यूट्यूब चैनल पर भी दिखाऊंगा। उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन लिए हैं हमारे लिए। चलिए स्थिर विद्युतिकी इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बात आती है आवेश। तो हेडिंग लगाइए आवेश, चार्ज। इसकी जो परिभाषा है, इसकी जो डेफिनेशन है, वो जिंदगी में ना कभी पूछी है ना कभी पूछेगा, लेकिन हमें पढ़ना है। समझ में आ गया? हमारे पास में 2003 से लेके 2021 तक के पेपर है, अभी तक 2020 तक के हैं, कल 2021 का पेपर भी हमारे पास आ जाएगा जब बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा जब, ठीक है ना। यानी 2003 से लेके 2021 तक के पुराने पेपर्स चैप्टर वाइज हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए जो ही चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को उनकी भी तैयारी करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आवेश, चार्ज। तो बेटा बेसिकली चार्ज, आवेश की कहते हैं किसे? मैं आपको सिंपल सी टर्म की बात करता हूं, मेरी आदत है हर चीज को डेली लाइफ से कनेक्ट करने की। ये मार्कर है, आप इसके प्रति के तो आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित होंगे, यानी आइदर यू विल अट्रैक्ट और रिपेल। इट मीन्स मान लीजिए अगर ये सोने का बना हुआ है, ठीक है, एक दिन आएगा इसी हाथ में सोने का मार्कर होगा, टेंशन मत करो, अलग बात है, चलेगा नहीं, तो हम उससे अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, अरे अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर मान लो प्लास्टिक का है और एकदम फीका चलेगा मान लो, तो हम इससे प्रतिकर्षित होंगे, रिपेल होंगे। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य के अंदर, प्रत्येक द्रव्य के अंदर, द्रव्य का मतलब हो गया मैटर, कुछ भी, उसका एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, यानी आइदर अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। उसको हम जनरल मीनिंग में आवेश कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। ये चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, मैं इसका जनरल मीनिंग बता रहा हूं, क्योंकि ये चुंबक के लिए, मैग्नेट के लिए भी है। मैग्नेट भी तो अट्रैक्ट और रिपेल करती है, दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। तो मैं इसका जनरल मीनिंग बता रहा हूं, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम निकालेंगे इसकी डेफिनेशन। आवेश एक द्रव्य का एक गुण है, लिखिए आप लोग, आवेश द्रव्य का एक गुण है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। आवेश, और जब भी आप पीछे रह जाएं वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, आवेश किसी द्रव्य का एक ऐसा गुण है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। मींस चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, charge is the property of any matter which either attract or repel other substances towards it. It's called charge. This is only the general meaning, not exact definition. ठीक है। आवेश द्रव्य का वह गुण है जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। मीन्स चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर which either attract and repel other substances towards it. अब रही बात फिर आवेश की परिभाषा क्या रही भाई? जब ये आवेश की डेफिनेशन नहीं है, चार्ज की डेफिनेशन नहीं है, तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई? तो मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसके लिए हमें 3 चीजें आनी चाहिए, और ये चीज पूरे कोर्स में 3 जगह लिखी गई है, और 2017 के अंदर दूसरा प्रश्न इसी से ही आया था। यहां पर जो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये जो अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं इसी के अंदर कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, वो 2017 के अंदर बोर्ड का दूसरा सवाल आया था, 6 मार्च 2017 वार सोमवार, ठीक है। तो वो चीज ये थी कि आवेश अगर स्थिर होगा, आवेश अगर स्थिर है, मींस चार्ज अगर स्टैटिक है, मींस रुका हुआ है, तब कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे, कौन कौन से फील्ड जनरेट होंगे? तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चों। क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा,
क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आवेश गतिशील है नियत वेग से, आवेश गतिशील है, इन चीजों को याद रखें आप लोग। यही प्रश्न आया था 2017 के अंदर आरबीएससी बोर्ड 6 मार्च 2017। दूसरा प्रश्न यही था, चार्ज अगर मूविंग है, चार्ज जो है वो मूविंग है, मोशन है, और वो भी कैसे? विथ अ कांस्टेंट स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड मींस एक नियत वेग से गतिशील है, नियत चाल से गतिशील है, तब क्या होगा? तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसके साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा और इसके साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहां से क्वेश्चन उठा था 2017 के अंदर। अब रही बात आवेश त्वरित होता है, अभी इसको मैं ऐसी साधारण भाषा में याद करवाऊंगा, आप जिंदगी में याद रखोगे। चार्ज जो है वो एसिलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? एसिलरेट हो रहा है। तब क्या होगा बच्चों? तब विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ ही साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी निकलेगी, धुआं निकलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। साथ साथ में लिखते रहें, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगी। धीरे धीरे आप लोगों को देखो इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। बस चीजों को ठहराना आपका काम है बेटा। धीरे धीरे जैसे जैसे दिसंबर जनवरी आएगी, आपको 10-10 घंटे की क्लासेस दूंगा मैं इधर। आपको जैसे चैप्टर पूरा हुआ, चलो भाई आज शुरू करते हैं पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। एक जोश होना चाहिए बेटा, जुनून होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर 3 चीजें आ गई, अभी इसी से ही हम परिभाषा बनाएंगे आवेश की। चार्ज की जो डेफिनेशन है वो इसी से ही बनाएंगे। यहाँ पर आवेश स्थिर, आवेश गतिशील, आवेश त्वरित। यानी स्थिर आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टैटिक चार्ज क्या जनरेट करता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। गतिशील आवेश जो कि नियत वेग से गतिशील है, तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि एक चार्ज जो है वो मूविंग हो रहा है, मोशन हो रहा है विद कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी, देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चार्ज जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, आवेश जो है वो त्वरित हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगी। इसका मतलब आवेश की अब सैद्धांतिक परिभाषा आ रही है हमारे सामने कि आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यह परिभाषा है आवेश की, सहज परिभाषा है, सरल परिभाषा है। Means charge is the basic property of any matter which can generate electric field as well as magnetic field। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग लिख लीजिए। आवेश किसी द्रव्य का या वस्तु का, पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस विच आइदर जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये एक जनरल डेफिनेशन है बेटा आवेश की, ये आवेश की परिभाषा है। आवेश की जो खोज है वो थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। वो जो 10th क्लास में आपने थेल्स पढ़ा था ना, वो वाला थेल्स ये नहीं है, दूसरा है। और वो की थी 600 BC, 600 ईसा पूर्व, यानी कि 2021 साल। तो ये और उससे भी 600 साल पहले थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। उस समय हो सकता है वैज्ञानिक नहीं तो थेल्स नाम के हमारी नजर में वैज्ञानिक ही है, जिसने खोज कर दी वो वैज्ञानिक है। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने आवेश की जो है वो 600 ईसा पूर्व में खोज की थी। थेल्स डिस्कवर्ड द चार्ज, या चार्ज इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय थेल्स। और आवेश का ये तो हुई खोज, डिस्कवरी किसने की? चार्ज की। अब रही बात आवेश का जो है वो वर्गीकरण किसने किया? आवेश का जो वर्गीकरण है वो किसने किया? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। सबको पता है आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, धनावेश और ऋणावेश। तो वो वर्गीकरण किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर आपको 100 नंबर लाने हैं तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए बेटा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है
इसका क्लासिफिकेशन किया था, उसने बताया था कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अभी तक मैंने आपको आवेश की जनरल परिभाषा पढ़ाई, और अभी तक जो पढ़ाया उसमें से बोर्ड में एक भी नहीं आएगा, टेंशन मत करो, लेकिन जिस दिन आए उस दिन करना है, मैंने पढ़ा दिया। इस टाइप से छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा सवाल, ये देखो 2017 में आ चुका है यहां से प्रश्न, और ये लाइन 3 जगह दी हुई है पूरे कोर्स के अंदर बेटा। और जो भी पढ़ाता हूं आप लोगों को याद रखना है। आप इसको एक काम करो, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, अब मजा आएगा आगे और देखना। अब बारी आती है आवेश के जो मात्रक है, यहां से भी प्रश्न आने का पूरा पूरा चांस है। आवेश के मात्रक, फिर आवेश के गुण आएंगे। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, यूनिट्स ऑफ चार्ज, यहां से भी क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है ना, हेडिंग लगाते रहे, साथ साथ में रफ कॉपी में नोट करते रहे। ये वाले जो मैं आपको लाइव क्लास के अंदर या वीडियो के अंदर जो सिखाता हूं सब कुछ वो आपको रफ कॉपी में करना है। फेयर के लिए पीडीएफ नोट्स अलग से मिलेंगे आपको। ठीक है ना, और वो पीडीएफ ऐसे नहीं कि इधर उधर से कहीं कंप्यूटर से टाइप कर दिया, सब मैंने अपने इन्हीं हाथों से लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अपने पूरा एक्सपीरियंस निकाल के दे रहा हूं उसके अंदर। आवेश के मात्रक, यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं आवेश का जो एसआई मात्रक है, जो चार्ज की जो एसआई यूनिट है, दैट इज, सबको पता है, बिल्कुल राइट, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कुलाम। आवेश का जो एसआई मात्रक है दैट इज कुलाम। क्या यूनिट होती है? कुलाम। एक यूनिट और हो सकती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, I बराबर Q अपॉन T, विद्युत धारा का सूत्र, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से Q बराबर क्या हो गया? I इंटू टी हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, देखो अपॉन 1 करके। Q है चार्ज, आवेश, T है टाइम, समय, I है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है ना, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के फॉर्मूला आ गया, तो यहां से अगर मात्रक बनाओ तो क्या आ जाएगा? यूनिट I का होता है एम्पियर, विद्युत धारा का, और T समय, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड, तो इसका हो जाएगा सेकंड। यानी चार्ज की जो यूनिट हो गई एक और आ गई, एम्पियर इंटू सेकंड। क्या आ गई? एम्पियर इंटू सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड, तो कुलाम हो गई एक, तो और एक हो गई एम्पियर इंटू सेकंड। शॉर्ट में नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा क्योंकि नीचे मैंने पूरा लिख दिया है यहां पर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता देता हूं। यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे 2018 के अंदर पहला प्रश्न आया था, 12 मार्च 2018 वार सोमवार। अगेन हाँ, फिजिक्स के सारे पेपर सोमवार को ही होते हैं, अभी तक तो वही हुए। ये पहला है जो कल होगा, कल शायद मंगलवार है, कल होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि 2018 के अंदर बोर्ड का पहला सवाल यह था कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम है, तथा बताइए यह अदिश राशि है या सदिश राशि है। मींस मेंशन द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम एंड सो दैट या रिप्रेजेंट इट, मेंशन इट, आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 2 का। आपको मैं बता देता हूं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ के आए आप, इसलिए थोड़ी सी इसके बारे में बात कर सकते हैं। W अपॉन Q0 फॉर्मूला होता है इसका, विभव का। तो W कार्य हो गया, वर्क हो गया, उसका हो गया जूल, और चार्ज आवेश उसका हो गया कूलम। अब वैसे तो विभव का वोल्ट होता है ना, पोटेंशियल की यूनिट तो हम तो वोल्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर उसने चेंज कर दिया। देखो, W का वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। उसी टाइप से यहां पे एक प्रश्न बना के बिल्कुल दे सकता है कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड है, तथा बताइए कि यह कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। मींस नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज एम्पियर इंटू सेकंड एंड मेंशन इट, आइदर इट इज स्केलर और वेक्टर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा आवेश, चार्ज। तो इस टाइप से जब आपको 100 नंबर लाने हैं, तब जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाता हूं लाइन टू लाइन, वो आपको सीखता जाना है। और मैं आपको बता देता हूं, आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। बहुत बहुत थैंक यू जिसने भी इसकी खोज की कि एक अदिश राशि है, क्योंकि सदिश होती है तो आपको पता है बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना जरूर जरूर। ठीक है ना, तो एक यूनिट तो हो गई इसकी एसआई यूनिट, दैट इज कूलम या फिर एम्पियर इंटू सेकेंड। और विद्युत ये जो आवेश है वो एक कैसी राशि है, चार्ज जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, ये तो ऐसा ही मात्रक आ गया, अब आता है आवेश का सीजीएस मात्रक कौन सा है, आवेश की सीजीएस यूनिट कौन सी है। और आवेश की जो सीजीएस यूनिट है दैट इज फ्रैंकलिन।
क्या है, फ्रैंकलिन। वो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था ना, उसी के हिसाब से जो सीजीएस यूनिट है वो है फ्रैंकलिन। इसका सिंबल होता है FR। क्या होता है, FR। और इसी को ही हम कहते हैं ESU। क्या कहते हैं, या तो ये फ्रैंकलिन नाम या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मीन्स स्थिर विद्युत इकाई। क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत इकाई। ये हो गई हमारी सीजीएस यूनिट। ठीक है, थोड़ा पसीना हो रहा है, आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है ना, वो पंखे वंखे सब बंद करने पड़ते हैं इसलिए। तो सीजीएस यूनिट जो है आवेश की वो है फ्रैंकलिन या ESU। क्या हो गई, सीजीएस यूनिट चार्ज की फ्रैंकलिन या ESU। अब एक प्रश्न बोर्ड में अभी तक नहीं आया है, लेकिन बोर्ड की बुक के अंदर दिया हुआ है, जो पिछले साल की जो बुक थी RBSE, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट बुक। इस बार तो आपकी NCERT है, दैट इज ऑल्सो बेस्ट बट दैट इज दी बेस्ट। अब आप समझ जाओ, मैंने बुराई दोनों की नहीं की है, ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज रेस्पेक्ट बुक्स। ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट वो है फ्रैंकलिन और ESU। वहां पर प्रश्न ये दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि आवेश का SI मात्रक लिखिए, आवेश का CGS मात्रक लिखिए तथा उन दोनों में आपस में क्या संबंध है वो बताइए। मींस चार्ज की SI यूनिट लिखो, चार्ज की CGS यूनिट लिखो, प्लस उन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक कूलाम जो है, एक कूलाम, उसके अंदर ESU होते हैं 3×10⁹ ESU या फ्रैंकलिन। ESU की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 कूलाम इज इक्वल टू 3×10⁹ FR। फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, ESU भी लिख सकते हैं। आप साथ साथ में रफ कॉपी में नोट करते जाएं बेटा। यह एक क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, कहने को सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है कि आवेश का SI मात्रक बताइए, CGS मात्रक बताइए तथा दोनों में आपस में क्या संबंध है वह बताइए। यानी चार्ज की SI यूनिट बतानी है तो SI यूनिट हो गई कूलाम, ठीक है, CGS यूनिट हो गई फ्रैंकलिन या ESU, ठीक है, और इन दोनों में क्या संबंध हो गया ये। इसको याद कैसे रखना है, सबको पता है, स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद रखना 8 की जगह 9 कर देना, उस हिसाब से याद हो जाएगी। पावर प्लस में याद रखना, लाड लो, +9 है, -9 नहीं है। मैंने कितनी बार प्री बोर्ड्स टेस्ट लिए, साले -9 लिख के आते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते। हो सकता है आपकी आंखों में मायोपिया हो गया हो, ठीक है ना। वो मायोपिया भी पढ़ेंगे आगे, अभी टेंशन ना करें, ठीक है। थोड़े टाइम बाद में मेरा मूड हुआ तो फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ चालू करेंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन खुशियां मनाएंगे हम लोग। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और बनता है मात्रक में, यूनिट में, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, चार्ज का जो है सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, और वो होती है फेराडे। माय वन ऑफ द फेवरेट साइंटिस्ट माइकल फेराडे। तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फेराडे। चार्ज की जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे जो बड़ी यूनिट है, दैट इज फेराडे। और एक फेराडे में जो कूलाम होते हैं वो होते हैं 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, याद रखना। एक फेराडे में बच्चों कूलाम कितने होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है ना। और जब आप केमिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे वहां पे ये वैल्यू कुछ और दे रखी होगी, एग्जैक्ट दे रखी है, शायद मुझे याद नहीं है, 96487 ऐसा कुछ है। और हमारी फिजिक्स के अंदर बुक के अंदर ये दिख रखी है, दोनों ही राइट है, हमने अप्रोक्स ली है। और आपको अगर एग्जाम में पूछता है फिजिक्स में तो ये ही लिखनी है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फेराडे। चार्ज की सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, फेराडे। और एक फेराडे में कूलाम कितने होते हैं, 96500 कूलाम। कितने होते हैं, 96,500 कूलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी आती है छोटी छोटी चीजों की। कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे स्मॉल m अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ मिली, इसका मतलब हुआ मिली, और इसका मतलब होता है 10⁻³ याद रखना इन चीजों को। स्मॉल m ये होता है माइक्रो, इसे कहते हैं माइक्रो। माइक्रो इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶। उसके बाद में आता है हमारा स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है नैनो। नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁹। उसके बाद में आता है स्मॉल p, दैट इज पिको।
और इसका मतलब होता है 10⁻⁻12। एक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये अभी ऐसे देगा न्यूमेरिकल्स के अंदर 10 माइक्रोकूलम आवेश है, चार्ज है। अब बोलो सर ये क्या है, ये क्या है, मिस प्रिंटिंग है क्या? नहीं बेटा, मिस प्रिंटिंग नहीं है, माइक्रो इसको हटा के 10⁻⁻6 लगा ऐसे, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10। उसके बाद में आता है कैपिटल के, बड़ा के, इसका मतलब होता है किलो। ये वाला तो अपने देखा नहीं आवेश में, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, किलो। और ये चीजें आपके सब जगह काम आएगी पूरी फिजिक्स के अंदर। किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10⁻+3, 1000 हो गया ना, 10⁻³ और एक होता है कैपिटल M, इसको मेगा या मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। वैसे फिजिक्स की भाषा में मिलियन विलियन नहीं बोलते, मिलियन को काट देता हूं, मेगा बोलेंगे हम इसको, मेगा। मिलियन भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है 10⁻+6। ये अभी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज कर करके नोट करते जाइए। मेरे को वीडियो को लंबा नहीं खींचना है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बस। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी कंटिन्यू क्लास चलने दूं और 60-70 घंटे में आपका कोर्स खत्म करके कह दूं जाओ जी लो अपनी जिंदगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं। मैं पहले 3 प्रश्न पूछता हूं आपको, ठीक है ना। उन 3 प्रश्न के ऊपर हम एक कहानी बनाएंगे, वो वाली। हाँ, कौन सी पिक्चर का ये कुछ कुछ होता है, ठीक है ना, उसी की स्टोरी डाल के। और अभी मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, देखिए आप लोग मजा। मैंने आपको पूछा क्या ऐसा कोई कण है, क्या ऐसा कोई पार्टिकल है, क्या ऐसा संभव है जब आवेश भी हो और द्रव्यमान भी हो, इस टाइप से। यहां से प्रश्न उठेगा बेटा, बहुत ही गंदा प्रश्न आएगा एग्जाम में। मास, चार्ज, थोड़ा इस साइड में लिखता हूं, 1 मिनट रुको आप लोग, या चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान, आवेश, मास, चार्ज, यहां से क्वेश्चन उठेगा। एक एक नंबर के जो 13 क्वेश्चन आते हैं ना, जिसके वो राइट हो गए उसके फिजिक्स में 100 कोई नहीं रोक सकता बेटा, कोई नहीं रोक सकता। हर साल कितने ही बच्चों के 100 आ चुके हैं और वो आज भी याद करते हैं। अगर आप में से कोई 100 लाना चाहता है तो देखना इस चीज को कहानी क्या है, ठीक है। आप तो बस अपना पढ़ते रहो, 100 आएंगे, अपने आप आएंगे। आप तो बस चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहो, क्योंकि ये फिजिक्स जो है बेटा इसका एक स्टैंडर्ड है। इसने मुझे पहले भी बहुत कुछ दिया है, फिर देगी, देखते हैं क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, आगे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आएंगे। एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला, पुराने बच्चे उनके बारे में जानते हैं। वो आएंगे, हमारे चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 पूरे इंडिया के अंदर आपको मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जितनी मेहनत उन साइंटिस्ट ने की उससे डबल मेहनत मैंने की है। वहां पर बुक्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी बुक के अंदर भी, को जो निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट हैं, मतलब पहले थे, वो सुबह 5 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक रिसर्च करते थे। समझ गए ना आप लोग? आप सोचो कितना मुश्किल है, सुबह 5 बजे से दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक। मजाक चल रहा है? फिर वापस वही का वही रूटीन, यानी 2 घंटे सोना, 20 घंटे काम करना, 2 घंटे अपना खाना वाना खाना। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट 17-18 साल रिसर्च कर चुके हैं, यानी 15-15 घंटे। और आप सोचो कि 15-20 मिनट की हंसी मजाक की क्लास में आपको समझ में आ जाए, जिंदगी में संभव नहीं है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हैंडल कोई कर ही नहीं पाता है, लोग टाइम नहीं दे पाते, ना तो स्टूडेंट्स दे पाते हैं ना टीचर्स दे पाते हैं। एवरी डे यू हैव टू रीड बुक्स। आई ऑल्सो यूज बुक, मैं भी बुक्स पढ़ता हूं, आपको पढ़नी है। अब देखना यहां पर एक छोटी सी चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ऐसा संभव है कि दुनिया में ऐसा कोई कण हो जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है? आप समझना, 5 मिनट बाद में आपको कहानी क्लियर होगी। क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसमें ना मास है ना चार्ज है? क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है? मीन्स मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान नहीं है और आवेश है? मींस मास नहीं है लेकिन चार्ज है। क्या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान भी है और आवेश भी है? मींस क्या ऐसा दुनिया के अंदर कोई आवेशित कण है जिसके अंदर द्रव्यमान भी है, मास भी है और चार्ज भी है? ये 4 प्रश्न मैंने आपको पूछे, और जे अगर इसमें से कोई सवाल आ गया
तो हम हो जाएंगे खत्म। और ऐसा कैसा प्रश्न भगवान इस बार 2022 के अंदर आएगा, और पहला ही पहला प्रश्न इस बार यहां से उठने का पूरा पूरा चांस है। सवाल को आप समझे, पहला प्रश्न यहां पे ये बन रहा है, क्या ऐसा कोई कण है जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, मीन्स मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। क्या ऐसा कोई कण है जिसमें द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है, मीन्स मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है। क्या ऐसा कोई कण है हमारे पास में दुनिया में, ऐसा कोई पार्टिकल है जिसमें द्रव्यमान तो नहीं है लेकिन आवेश है, मीन्स मास तो नहीं है लेकिन चार्ज है। और क्या ऐसा कोई दुनिया में कोई कण है जिसमें द्रव्यमान भी है और आवेश भी है, मास भी है और चार्ज भी है। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अब किसका आंसर क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। कुछ नहीं, टेंशन नहीं, मस्त रहो। अभी जो आपको रिंगटोन सुनाई थी ना, वही वाली पे फोकस करो, फिर से सवाल सुन लो। पहले तो इनमें से कौन सी चीज़ संभव है, कौन सी संभव नहीं है, कौन सी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है, वो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जो संभव नहीं है उसका उदाहरण तो दुनिया में भी संभव नहीं होगा, और जो संभव होगा उसके उदाहरण हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये मनगढ़ंत कहानी है, दंत कथा यूं समझ लीजिएगा आप लोग। यूं मत समझना कि ये ऐसी कोई रियलिटी में ऐसी कोई कहानी हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ होता है पिक्चर के अंदर। बेसिकली कंसेप्ट क्या था उस पिक्चर के अंदर, कुछ कुछ होता है के अंदर, आप सब लोगों ने देखी होगी, ठीक है ना। जब आप बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे उस समय की पिक्चर है। उसके अंदर है वो 2 हीरोइंस होती है, एक मर जाती है, फिर वो उसके बाद में उसकी मम्मी उसके लिए चिट्ठी छोड़ के जाती है कि हर बर्थडे के ऊपर उसको एक चिट्ठी दे देना। फिर उसके पापा उसको चिट्ठी देते हैं, फिर वो हर बर्थडे के ऊपर एक चिट्ठी देता जाता है, वो पढ़ती जाती है, फिर वो पहले वाली लड़की से उसकी शादी करा देते हैं, इस टाइप से। तो सेम टू सेम जब आवेश पैदा हो रहा था इस दुनिया के अंदर, देखो कहानी सुनना, दिस इज नॉट फैक्ट, ये दंत कथा है, मैंने बनाई है और किसी ने नहीं बनाई है। आवेश जब पैदा हो रहा था, आवेश की मम्मी जब हॉस्पिटल के अंदर थी, ठीक है ना, आवेश की मम्मी जब हॉस्पिटल के अंदर थी उस समय की बात बता रहा हूँ, 600 ईसा पूर्व। आवेश के पापा तो हो गए थेल्स, ठीक है ना। आवेश की मम्मी का अभी तक पता नहीं है, तुम भी ढूंढना, मिल जाए तो मुझे भी बता देना, मैं भी माता जी को प्रणाम कर दूंगा, ठीक है ना। तो आवेश जब पैदा हो रहा था तो आवेश की मम्मी ने भी ऐसे ही बोला कि आवेश के पापा थेल्स, मैं मरने वाली हूँ, ये कुछ चिट्ठियाँ जो है, कुछ जो है वो आप मेरे आवेश के लिए रख देना, चार्ज के लिए रख देना, और उसको हर बर्थडे के ऊपर ये देते जाना। और पहली चिट्ठी जो थी, पहली जो चिट्ठी थी उसके ऊपर उसकी मम्मी ने लिख दिया एम। एम का मतलब मास, द्रव्यमान। और दूसरी जो चिट्ठी थी उसके ऊपर रख दिया, उन्होंने लिख दिया सी। सी का मतलब चार्ज, आवेश, ठीक है। और बोला ये जो चिट्ठी है वो उसको 10 साल की उम्र में देना। अब यूं नहीं कि पहले साल की उम्र में देना, थोड़ी फिजिक्स भी लगानी, सारा 1 साल का कौन सा बच्चा चिट्ठी पढ़ लेगा। 10 साल की उम्र में ये देना और 20 साल की उम्र में ये चिट्ठी उसको देना आप लोग, ठीक है ना। आप लोग नहीं हो, आप ही अकेले। यानी कि आवेश जब पैदा हो रहा था हॉस्पिटल के अंदर, चार्ज जब पैदा हो रहा था, ठीक है, तो आवेश की मम्मी ने बोला कि आवेश के पापा अब मैं चलती हूँ, अब आपके हवाले वतन साथियों, अब मैं तो जा रही हूँ, ठीक है, अब आप जानो और आवेश जाने, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला, 2 चिट्ठी दी आवेश के नाम पर। पहली चिट्ठी पर लिखा एम यानी मास, द्रव्यमान, दूसरी के ऊपर लिखा चार्ज, आवेश, ठीक है। और बोला ये 10 साल का जब हो जाए आवेश तो उसको दे देना, ये 20 साल का हो जाए जब उसको दे देना। अब आप मुझे बताइए कि इन चारों कंडीशंस में से कौन सी कंडीशंस पॉसिबल है। क्या ऐसा संभव है, ध्यान से सुनना, क्या ऐसा संभव है कि उस बेटे को ना तो पहली चिट्ठी मिले और ना ही दूसरी चिट्ठी मिले? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। मान लीजिए उसका नर्सरी क्लास में एडमिशन कराया और भगवान ना करे वो कहीं भाग गया, जस्ट अपन एग्जांपल दे रहे हैं, वो अपने नानी के घर चला गया, दादी के घर चला गया, कहीं चला गया, आवेश ने अपने पापा का साथ छोड़ दिया, तो बिल्कुल ऐसा संभव है या नहीं है कि उसको ना तो पहली चिट्ठी मिले ना दूसरी चिट्ठी मिले? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हो सकता है भगवान ना करे वो भी मम्मी के पास चला गया। अब आप समझ जाओ, ठीक है, हम गलत नहीं बोलेंगे किसी के बारे में, हम तो चलो उसको भगा देते, वो भाग गया 5 साल की उम्र में, अपने पापा को छोड़ के भाग गया, या उसके पापा भाग गए उसको छोड़ के, जस्ट इमेजिन। तो ये पहली वाली कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल हो गई, पहली कंडीशन संभव हो गई, 100%
100% कि जी बिल्कुल ऐसा संभव है कि उसको पहली चिट्ठी भी नहीं मिले और दूसरी चिट्ठी भी नहीं मिले। इसका मतलब ऐसा दुनिया के अंदर कण है जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, और यही ब्रांडेड प्रश्न है, यानी कि ना मास है ना चार्ज है, ऐसा पार्टिकल दुनिया में है। सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन कि उसको पहली चिट्ठी तो मिल गई और दूसरी नहीं मिली, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। जो घटना 5 साल की उम्र में होनी थी वो 15 साल की उम्र में हो गई। मान लो 15 साल की उम्र में वो, अब आप समझ गए कि भाग गया वो, ठीक है ना, तो ऐसा तो संभव है ना, उसको पहली चिट्ठी तो मिल गई, लेकिन शर्त क्या है, 20 साल का होगा जब दूसरी चिट्ठी मिलेगी, लेकिन वो तो 15-16 साल की उम्र में ही बैग पैक करके भाग गया अपने घर से, या उसके पापा भाग गए कहीं पे चले गए। तो दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल पॉसिबल हो गई, संभव हो गई यहाँ पर, कि ऐसा भी संभव है कि द्रव्यमान हो लेकिन आवेश ना हो, ऐसा भी संभव है, मास हो लेकिन चार्ज ना हो, ऐसा भी संभव है। तीसरी कंडीशन का मतलब हो गया कि पहली चिट्ठी नहीं मिली और दूसरी मिल गई, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। क्या बच्चा डायरेक्ट 1 साल के बाद में 10 साल बाईपास ले लेगा कि डायरेक्ट 20 साल का हो गया? ऐसा तो संभव नहीं है। इसका मतलब अगर 10 साल का, अगर वो 20 साल का होगा, यानी दूसरी चिट्ठी तो मिल गई उसको, तो पहले तो कंफर्म मिली ही मिली होगी। इसका मतलब ये कंडीशन इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहना, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। यानी कि भाई दिखती बात है, ऐसा कभी संभव है क्या 10 साल का नहीं हुआ डायरेक्ट 20 का हो गया? ये तो संभव ही नहीं है। तीसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये 2 पॉसिबल है। और चौथी कंडीशन पॉसिबल है क्या कि पहली चिट्ठी भी मिल गई दूसरी भी मिल गई? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि पहली चिट्ठी भी मिल गई और दूसरी चिट्ठी भी मिल गई। कैसे? कि वो 10 साल का हो गया, उसको पहली चिट्ठी मिल गई, 20 साल का हो गया, दूसरी चिट्ठी मिल गई, फिर उसको अकल आ गई, फिर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। इसका मतलब यहां से, इस कहानी से हमें ये चीजें पता चल गई इस मजाक के अंदर कि इन चारों में से कौन सी चीजें संभव है कौन सी नहीं है। यानी कि दुनिया के अंदर ऐसा एक कण है जिसके अंदर द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, मींस मास भी नहीं है और चार्ज भी नहीं है। ठीक है, दुनिया के अंदर एक ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान तो है, मास तो है, लेकिन आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है लेकिन आवेश है, मींस मास नहीं है लेकिन चार्ज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और चौथी कंडीशन तो बिल्कुल पॉसिबल है, यानी द्रव्यमान भी है और आवेश भी है, चार्ज भी है और मास भी है। इसका मतलब अब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि अगर द्रव्यमान है, मास है, तो आवेश हो सकता है, चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर आवेश है, चार्ज है, तो पक्का द्रव्यमान भी होगा, मास भी होगा। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो याद रखना, ये चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है पिछले साल वाली बुक आप भी रखना, आरबीसी की सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे हैं कि उस कण का नाम लिखिए जिसमें द्रव्यमान भी नहीं है और आवेश भी नहीं है, मींस उस पार्टिकल का नाम बताओ जिसमें मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है। और ये का ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में फिर से आएगा। ये का ये क्वेश्चन पहली लाइन पर जो बेस है वही का वही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 में फिर से आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और वहां पर जो प्रश्न बनता है और यहां पर जो प्रश्न बनता है उसकी सटीक भाषा ये है कि उस कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है तथा वह आवेश रहित कण है। मीन्स नेम द पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज 0 एंड विच इज न्यूट्रली चार्ज्ड, या विच हैज 0 चार्ज। आ गया समझ में? प्रश्न लिखिए आप लोग, प्रश्न लिखिए, मैं बोलता हूं। उस कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 है। विराम द्रव्यमान जब वो रुका हुआ है तब उसका जो द्रव्यमान है उससे कहते हैं विराम द्रव्यमान। उस कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 है तथा वह आवेश रहित कण है। प्रश्न लिखिए, उस कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 है तथा वह आवेश रहित कण है। गिव द नेम ऑफ पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज 0। व्हाट इज रेस्ट मास? रेस्ट मास मींस कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका जो मास होगा उसे रेस्ट मास कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना? गिव द नेम ऑफ दैट पार्टिकल हुज रेस्ट मास इज 0 एंड विच इज न्यूट्रली चार्ज्ड। न्यूट्रली चार्ज्ड मतलब विद्युत उदासीन है, यानी कोई भी चार्ज नहीं है। और उस कण का जो नाम है बेटा याद रखना, फोटोन।
क्या है, फोटोन। ट के नीचे ये इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये लगेगी बिंदी, वैसे कोई जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन लगाना अच्छा लगेगा, मत लगाओ चलो। उसका नाम क्या है कण का, फोटोन। क्या नाम है, फोटोन। याद रखना, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, उस कण का नाम लिखिए, उस द्रव्य का नाम लिखिए। द्रव्य का मतलब द्रव नहीं, लिक्विड नहीं हो, मैटर, कोई सब्सटेंस, ठीक है। उस द्रव्य का नाम लिखिए, उस कण का नाम बताइए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य है तथा विद्युत उदासीन कण है। मींस गिव द नेम ऑफ दैट पार्टिकल व्हिच रेस्ट मास इज 0 एंड दैट इज न्यूट्रली चार्ज्ड। तो आंसर हो जाएगा उसका फोटोन, ठीक है। सेकंड, उस कण का नाम लिखिए जिसमें द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है, मींस मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, वो हो गया हमारा न्यूट्रॉन। क्या हो गया, न्यूट्रॉन। क्या नाम हो गया, न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट में पहला ही पहला इंपॉर्टेंट है, बस याद रखें, पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पे प्रश्न आएगा, बाकी पे प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उस पदार्थ का, उस कण का नाम बताइए जिसमें द्रव्यमान तो है लेकिन आवेश नहीं है, मींस मास तो है लेकिन चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रॉन। तीसरा, पॉसिबल भी नहीं है, तो एग्जाम्पल भी पॉसिबल नहीं है, क्या कि द्रव्यमान भी नहीं है लेकिन आवेश है, मास नहीं है लेकिन चार्ज है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चौथी कंडीशन, ऐसे कण का नाम बताइए जिसमें द्रव्यमान भी है और आवेश भी है, मींस ऐसे पार्टिकल का नाम बताना है जिसमें मास भी है और चार्ज भी है। तो इसके दुनिया भर के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 2-4 नाम और बताता हूं, अल्फा कण, ठीक है ना, अल्फा कण, और ड्यूट्रॉन। ये एक नया नाम है, न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा इसी चैप्टर के अंदर। ड्यूट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन, वो और भी बहुत सारे होते हैं, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन फिलहाल हमें उनसे कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए सीधे सीधे। अब बात आती है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आवेश के जो बेसिक गुणधर्म हैं उनको हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आवेश के जो गुणधर्म है उनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। आवेश के जो गुणधर्म है, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला, चलो पहले सारे हिंदी में बता देता हूं। आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, आवेश का क्वांटीकरण, और एक और है आवेश की निश्चरता। मींस एक तो एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। वापस बोल देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ये चार हम लोग कल शाम को 4 बजे आपको जो वीडियो मिलेगा उसके ऊपर आपको पढ़ाएंगे। डेली के वीडियोस डेली देखें, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसको रफ नोटबुक में रफ नोट्स बनाएं। फेयर नोट्स जो है PDF वो आपको अलग से प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पर डे के नोट्स पर डे, और 5 दिन आपकी क्लास लगेगी, मंगलवार से लेकर शनिवार तक, ये हमारा प्लान रहेगा। और ऐसा नहीं कि आज की क्लास मिस हो गई तो आप कल नहीं दे सकते हैं, या आपके पास बोर्ड एग्जाम्स तक सेव रहेंगे। अब आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मैक्सिमम बच्चों तक प्लीज शेयर कीजिए ताकि राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके और बच्चे पढ़ाई कर सके। जिस दिन तक बोर्ड एग्जाम होगा तुम्हारी फिजिक्स की पूरी जिम्मेदारी मेरी। पिछली बार ही 450 बच्चों का मैंने विश्वास जीता है और बहुत खुशी है आज मेरे को। उनमें से बहुत बच्चे मिले अभी कुछ टाइम पहले, जैसे मैं सिक्कर साइड का भी गया था अभी पिछले महीने, ठीक है ना, कोई रिलेटिव्स के यहाँ पे फंक्शन में, वहां पर एक बच्चा कोइंसिडेंटली मिला और ऐसे ही, अरे सर ये, मैंने कहा हाँ, तो बोले सर मैंने आपका कोर्स लिया। तो अच्छा लगता है बेटा जब हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर कहीं जाते हैं और कोई हमें अपना पहचानता है कि सर मैं आपसे पढ़ चुका हूँ। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो शेयर कीजिए, डेली की क्लासेस डेली लीजिए, जो भी डाउट होता है उसको पेपर के ऊपर लिख के और मेरे को सेंड कर दीजिए, मैं आपको हाथों हाथ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। इससे कम फीस में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा ये फिजिक्स। आपको ये नंबरों की मेरी गारंटी है बेटा, मार्क्स आपके दी बेस्ट आएंगे आएंगे आएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा उसको 1 मिनट के अंदर कंक्लूड कर देता हूं। आज की क्लास में हमने पढ़ा है बेसिकली आवेश किसे कहते हैं,
चार्ज किसे कहते हैं, और चार्ज के जो मात्रक थे, यूनिट्स जो थी, आवेश के जो मात्रक हैं, चार्ज की जो यूनिट्स थी उसके बारे में पढ़ा कि आवेश का SI मात्रक कौन सा है। आवेश का जो SI मात्रक है वो है कुलाम या एम्पेयर इनटू सेकंड। अगर आपको एक ही पूछता तो केवल कुलाम लिखना है, एम्पेयर इनटू सेकंड नहीं लिखना है। SI यूनिट कौन सी हो गई चार्ज की, कुलाम या एम्पेयर इनटू सेकंड। CGS यूनिट हो गई इसकी फ्रैंकलिन या ESU, फ्रैंकलिन या ESU, और दोनों में क्या संबंध है, एक कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन, मीन्स 1 कुलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। आपको इधर उधर उलझना नहीं है, सीधी चीजें पढ़नी है, थ्रू आउट कंटेंट पढ़ना है आप लोगों को। मेरा कहने का मीनिंग ये है, ठीक है ना। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है फेराडे, और एक फेराडे में कुलाम होते हैं 96,500, मीन्स लार्जेस्ट यूनिट जो है चार्ज की वो होती है फेराडे। क्या होती है, फेराडे, ठीक है। और एक फेराडे के अंदर कुलाम कितने होते हैं, 96,500 कुलाम इन 1 फेराड। और मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, किलो, एंगस्ट्रॉम, मेगा, मिलियन, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पसीना बहा रहा है ना बेटा, इस पसीने की कीमत आपको आपके रिजल्ट में मिलेगी, है मेरी गारंटी। आप लोगों को आवाज की क्वालिटी अच्छी है इसलिए मैं अपना फैन ऑफ करके रखता हूं, ठीक है ना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।